अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इरशाद, आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रोग्राम टीवी टुडे स्पेशल के साथ। आज हम शहर इक़्तिदार में होने वाले पीटीएम के इजलास के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे अपने दोस्तों से कि जी जो ये इस वक्त शहर इक़्तिदार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसके बहुत सारे मसाइल हुए उसके बारे में, और एक सवाल और करेंगे कि क्या पीटीआई अपने इक़्तिदार के 5 साल पूरे कर सकेगी। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मैडम रिजवाना, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं आज़म गिल साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान फिरोज मलिक साहब जो एडवोकेट हैं और माशाल्लाह कानून बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं सबको सलाम पेश करूंगा अपने प्रोग्राम में। रिजवाना की तरफ आऊँगा। मैम, क्या जो ये इस वक्त लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पीटीआई अपने 5 साल पूरे कर सकेगी, क्या मुल्क में खुशहाली ला सकेगी, क्या जो वादे आवाम से करके आप लोग आए हैं क्या वो वादे पूरे कर सकेंगे, क्या मुल्क के हालात ठीक कर सकेंगे, क्या बेहतरी आएगी मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ये सवाल जो आप करें कि पूरे कर सकेगी, तो जी इंशाअल्लाह बिल्कुल पूरे कर सकेगी। और ये हम हमेशा जब भी बात हुई, हमने जब से हमारी हुकूमत आई है पैदल पे मुश्किलात का सामना भी रहा है, और आपने जिस तरह अपोजिशन का शुरू दिन से रवैया देखा है, तो हमने हमेशा यही कहा है कि इंशाअल्लाह हमें अवाम ने मुंतखब किया है, हम और इंशाअल्लाह जो भी हम जो पाकिस्तान के लिए जो एक कम तब्दीली का नारा लेके आए हैं, इंशाअल्लाह हम वो भी पूरा करेंगे। और जो हुकूमत अपने न सिर्फ ये साल भी पूरे करेगी और इंशाअल्लाह आगे भी जो है वो इसको जारी रखेगी इस तरक्की के अमल को। बिकॉज़ अभी तक जो भी है आपने देखा जो इकॉनमी के हालात थे, और उसके अलावा अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाहे इदारों में आप देख लें कि चाहे हमारी इंडस्ट्री हो, जो हमारी जिस तरह के उसमें हमारी बहुत बेहतरी आई है, हमारी इकॉनमी में बहुत बेहतरी आई है, और बड़ी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं, बहुत बेहतरी जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। चाहे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे आप देखें कि हमारी जो मिलें बंद पड़ी थी, आज माशाल्लाह पावर लूम स्टार्ट हो गई हैं, और इतना वहाँ पे एक काम है कि वर्कर्स जो हैं वो यानी कि मज़ीद जैसे कहते हैं ना वर्कर्स की कमी हो रही है। तो ये सारे इंडिकेटर जो हैं ये एक पॉजिटिव चीज़ को शो करते हैं कि हाँ जो पाकिस्तान जो है वो अब एक ऐसे ट्रैक पे आया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो हमारी पजीराई हो रही है बाहर के ममालिक में, वो जिस तरह के एनवायरनमेंट पे काम किया गया है, ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया है कि अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस बात की है और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है कि पाकिस्तान ने 2030 में जिस तरह ये है कि बिल्कुल हम जिसे पोल्यूशन से फ्री पाकिस्तान यानी एक जो है, और अभी तक 85,000 जॉब्स जो हैं वो मिली हैं सिर्फ ये ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें केपीके में तो खैर बहुत ज़्यादा मिली हैं, लेकिन ये है कि ये सारे इंडिकेटर हैं। तो और भी मज़ीद चीज़ें हैं, जिस तरह हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, जिस तरह सेहत इंसाफ कार्ड का प्रोग्राम शुरू किया गया, जिस तरह गरीबों के लिए और भी है कि देखें बनागाहें और चीज़ें हैं, सेहत पे काम हो रहा है। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, और अभी तो तीसरा साल है, इंशाल्लाह 5 साल पूरे होते होते और भी बहुत सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव होंगी कि इंशाल्लाह ना सिर्फ ये पूरा 5 साल होंगे बल्कि आगे का भी इंशाल्लाह अवाम हमें मैंडेट देंगे। अच्छा गिल साहब, मैं आपसे सवाल ये करूंगा, मैडम ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम है इनका और सेहत कार्ड है और हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और 3 साल में मैं ये समझता हूँ, आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि क्या 3 साल के बाद ये जो 2 साल हैं इनमें ये तमाम मसाइल का हल कर सकेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या यही हालात रहेंगे और आवाम इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? गिल साहब प्लीज। डॉक्टर, पहली बात तो ये कि मैडम ने जो बातें की इससे मैं खुद तौर पर जो है बुज़ी तौर पर कह सकते हैं कि इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो इख्तिलाफ करता हूँ। क्योंकि पहले तो मैं आपके शेर से बात करूँगा कि अजब रस्म है चारा गरों की महफिल से लगा कर ज़ख़म नमक से मसाज करते हैं, गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं।
इस वक्त जो है वो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल जो है माशत के मामले की वो सब के सामने है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप भी यहाँ से स्टूडियो से अगर बाहर निकल के सड़क पर जाएंगे तो आप किसी से अगर बात करेंगे कि क्या इस वक्त महंगाई का जो जिन है वो इस वक्त काबू में है, क्या इस वक्त घी, आटा, चीनी वो आपकी दस्तरस में है, तो यकीनन आपको इन तमाम सवालों के जवाबात वो रेडी बान, वो किसी चौक चौराहे पे खड़ा कोई मजदूर, उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको कहेगा कि महंगाई है, इस वक्त जो सारी माशी सूरत हाल है वो सबके सामने है, बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट सबके सामने। लेकिन आप सफ़ेद पोश तबके से भी अगर ये सवाल करेंगे तो यकीनन आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो जब आपको इस सवाल का जवाब नहीं में मिलेगा तो इससे आप यकीनी तौर पर बड़ी बासानी से जो है वो एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि क्या महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है। अगर हम चीनी की अगर हम बात कर लें, मैडम साहब से अगर ये सवाल करें कि इस पर चीनी का क्या रेट है, तो यकीनन इनका जवाब भी अगर ये ख़रीदारी खुद करती हैं तो ये बताएंगी कि उसकी जो कीमत है वो 1 सेंचुरी से क्रॉस कर चुकी है। अगर घी की कीमत की हम बात करेंगे तो वो भी इनके सामने, इनके नॉलेज में अगर ये खुद खरीदारी करते तो इनके नॉलेज में होगा कि इस वक्त जो 30 से 40 रुपए गुज़िश्ता 22 दिनों के दरमियान जो है वो इजाफा हुआ है। अगर ये खुद खरीदारी करने के लिए मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जाती हैं तो इनके नॉलेज में, इल्म में होगा कि इस वक्त सब्जियों के जो रेट हैं वो उनके क्या भाव से जो है वो सब्जी की फरोख्त हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अदाद व शुमार अगर आप अपने सामने रखेंगे तो यकीनी तौर पर आपको तमाम के तमाम सवालात का जवाब जो है वो नफ़ी में मिलेगा। तो जब सवालात के जवाबात नफ़ी में मिल रहे हैं तो आप किस तरह से फिर कह सकते हैं कि माशी तौर पर हम मुस्तहकम हो रहे हैं, मईशत हमारी कामयाबी की तरफ जा रही है। कैसे हम कह सकते हैं कि माशी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम हो रहा है, पाकिस्तान माशी तौर पर आगे बढ़ रहा है। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ हफ्ते कबल हम बयान की तरफ जाएं, जब उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त जो फीड किया जाता था, जो बताया जाता था, जो माशी अदाद व शुमार दिए जाते थे वो बिल्कुल गलत थे। तो जब आप इन सारी चीज़ों को कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं तो यकीनन आप वो महंगाई की बात जो करते हैं, बेहतरी आ रही है या बेहतरी आएगी, तो यकीनी तौर पर इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो नफ़ी में होंगे। हाँ, बेहतरी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, उसमें बेहतरी है। जो घर के ऊपर 10 अफराद थे उनमें 2 बंदे नौकरी करे थे, अब 2 के 2 भी घर बैठ गए, उनको आपने लगा दिया वसीला रोजगार स्कीम। आपने उन्हें जनाब कहा कि आपको हम 20,000, 10,000, 5,000 रुपये देंगे। अब लोगों को बेसिकली मछली पकड़कर देना नहीं, बल्कि मछली पकड़ने का तरीका सिखाना था। लेकिन क्या है, हमने मछली पकड़ने का जो तरीका किसी को अगर आता था वो उनसे छीन लिया। अब क्या है, हम उनको खुद मछली पकड़ के दे रहे हैं, कभी 2,000 दे रहे हैं, कभी 3,000 दे रहे हैं, कभी 5,000 दे रहे हैं, कभी 10,000 दे रहे हैं, कभी 12,000 दे रहे हैं, कभी जनाब हम मुख्तलिफ जगहों पे फूड ट्रक का इफ्तार करेंगे, वहाँ पे खाना मिलेगा, कभी हम मुख्तलिफ जगहों पे ऐसी जगहों का इफ्तार करेंगे जहाँ पे भूख या वहाँ पे दस्तरखान भी लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये हमारी मईशत का हल है? क्या ये हमारी कामयाबी है? क्या हमारी ये तरक्की की राहें हमवार करने के लिए काफ़ी है? यकीनन इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो नफ़ी में होगा। अवाम को इस वक्त रिलीफ चाहिए। क्या गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है? यकीनी तौर पर डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और मैडम साहबा भी यकीनी तौर पर इसे ऐसे तरीके से जानती हैं। इस सवाल का जवाब नहीं है। इमरान साहब, गिल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि क्या आप, क्योंकि आपके कानूनदान हैं और आप माशाल्लाह इस्लामाबाद की कोर्ट में जजेस को फेस करते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या ये गवर्नमेंट इस वक्त कानून साजी कर सकेगी? क्या गरीब लोगों के लिए कानून बनाया जा सकेगा? क्या मुल्क में आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? और ये जो महंगाई का जिन है, जैसा कि गिल साहब ने फरमाया, क्या ये महंगाई का जिन बोतल में बंद कर सकेगी गवर्नमेंट? क्योंकि आप कानूनदान हैं, मुझे आप अपने कानून की रोशनी में बताइएगा कि क्या रिलीफ दे सकती है गवर्नमेंट? क्या ये इसको कानून साजी असम्बली में बैठकर नहीं करनी चाहिए, या कि लोगों को सड़कों पे निकलेंगे तो कानून साजी करेंगे? प्लीज मुझे इसका जरा थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसका प्राइमरीली जब उनको इलेक्ट किया जाता है तो उसका मकसद एक ही होता है कि उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट का एक ही मकसद होता है उनकी वहाँ पर इलेक्शन करके उनको मुंतखब करके वहाँ पर भेजने का, कि उन्होंने वहाँ पर कानून साजी करनी है, और कानून साजी उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए ऐसे कवानीन बनाने हैं कि जो रियासत है वो एक माँ जैसी रियासत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उल्ट होता है। हमारे यहाँ वहाँ पे
آپ دیکھیں گے جو پارلیمنٹ میں تقاریر ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزام لگتے ہیں, وہاں پہ ہلڑ بازی ہوتی ہے, وہاں ایک دوسرے کے نام اچھالے جاتے ہیں, پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں, اور نہیں ہوتا اگر پارلیمنٹ میں کچھ تو وہ قانون سازی نہیں ہوتی. یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ان کو بڑی امیدوں سے لایا گیا تھا, اور امیدیں ان سے یہ وابستہ تھی کہ یہ آئیں گے تو یہ شاید عوام کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے. لیکن جیسے کہ پیچھے سے ہمارا ایک چلتا آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی سب کچھ ہوتا ہے. وہاں پہ پرائم منسٹر نے ایک تو پہلی جب تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ میں ہر مہینے آیا کروں گا اور میں اکاؤنٹیبل ہوں گا, اور میں اپنے پارلیمنٹیرینس کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا پروسیڈنگز کی ہیں اور ہم نے کیا اچیو کیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب شاید 3 سال میں کوئی 2-4 مرتبہ جب کبھی ضرورت پڑی تو وہ شاید اس پارلیمنٹ کی طرف رخ کیا ہوگا, ورنہ وہ جانا مناسب نہیں سمجھتے. قانون سازی کی ہم بات کریں تو پچھلے 3 سال میں آپ دیکھیں کہ کتنے نئے قوانین انہوں نے پاس کیے ہیں. شاید وہ چند گنے چنے چیزیں ہوں گی جو کہ امینڈمنٹس کی ہوں گی انہوں نے چھوٹی چھوٹی, اور وہ بھی ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو نظریہ ضرورت کے تحت انہیں کرنی پڑ گئی. سپریم کورٹ نے اس پہ ان کو اتنا سنب کیا کہ ان کو وہ کچھ لیجسلیشنز کرنی پڑ گئی, اور وہ بھی مفاد عامہ کی لیجسلیشنز نہیں تھی, وہ کچھ اور حوالے سے لیجسلیشن کی, جو کہ میں پروگرام کیونکہ اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو مفاد عامہ کے لیے کوئی لیجسلیشن ابھی تک میں نے ہوتی نہیں دیکھی. دوسری بات کہ کیا کوئی لیجسلیشن کر کے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری کچھ ایلیمنٹس ہیں. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جیسے یہ کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف ہے وہ ان پہ لیپ ٹاپ پہ پیسے ضائع کرتا ہے, وہ سستے تندور پہ پیسے ضائع کرتا ہے. تو اس کا الٹرنیٹ یہ کیا بتاتے تھے کہ فیکٹریاں لگائیں, لوگوں کے لیے روزگار مہیا کریں, نئے ایونیوز کریٹ کریں جہاں سے لوگوں کو آپ روزگار میسر کر سکیں. اچھا اب وہ نئے ایونیوز کیا ہو سکتے تھے؟ ہم پچھلی گورنمنٹس میں دیکھتے تھے کہ وہ جیسے بھی تھے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیسے کہاں سے کس طرح جنوں کی طرح وہ فنڈز ارینج کرتے تھے, لیکن ہم کام ہوتے دیکھتے تھے. آپ دیکھتے تھے کہ یہ اسلام آباد کی میں بات کرتا ہوں کہ ایک میٹرو کا پروجیکٹ انہوں نے سٹارٹ کیا, ود ان ٹائم کمپلیٹ کر کے ڈیلیور کر دیا. ایک میٹرو پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے تھے, اب 3 سال سے یہ گورنمنٹ آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کشمیر ہائی وے کے ساتھ ایک میٹرو کا پروجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے انیشیٹ کر کے اس کے شاید 80% کام کمپلیٹ کر کے چھوڑا. آج 3 سال ان کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے ہو گئے. وہ ایک بیسک نیسیسٹی تھی یہاں کے اسلام آباد کے عوام کی, جو یہاں کے لوکل ریزیڈنٹ ہیں انہیں پتا ہے کہ 26 نمبر چنگی کی طرف سے اسلام آباد کے لیے کوئی لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ہے, اور اگر گورنمنٹ ان کو ایک اچھی فیزیبل ٹرانسپورٹ اپنے خرچے پہ فراہم کر رہی تھی تو وہ ایک میٹرو پروجیکٹ تھا. تو ہم نے دیکھا 3 سال پہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اب وہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے, لیکن جب وہ پروجیکٹ بنتا ہے تو وہ جو ڈرائیور بسیں چلاتے ہیں ان کو روزگار ملتا ہے, جو اسٹیشن کا عملہ ہوتا ہے اس کو روزگار ملتا ہے, وہاں پہ کلیننگ سٹاف ہے ان کو روزگار ملتا ہے. تو یہ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو نئی روڈز بنتی ہیں, نئے ایونیوز کریٹ ہوتے ہیں, بیسیکلی وہ روزگار کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ورک بالکل انہوں نے آ کے جو پہلے پروجیکٹس لگے ہوئے تھے وہ بھی سٹاپ کر دیے. اور جب اس قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ جاب کریشن کا جو کام ہے اس کو روک رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ جاب کریشن کیا ہو گیا, آپ نے دیکھا کہ بہت سے محکمے ختم کر دیے, کتنے لوگوں کا روزگار انہوں نے بالکل ختم کر دیا, پرائیویٹ کانٹریکٹ والوں کی جاب انہوں نے ختم کر دی. اور کہتے ہیں کہ مختلف شاید کوئی 46 کے کتنے محکمے جو ہیں وہ ضم کر کے, تو ان میں جو کانٹریکٹ اپائنٹمنٹس ہیں ان کو ہم گھر بٹھا دیں گے. تو آئی ڈونٹ نو کہ جس گورنمنٹ نے آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں اور 1 کروڑ گھر دینے تھے, وہ پہلے سے لگی ہوئی نوکریوں کے پیچھے پڑی ہے. تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ کوئی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے؟ آپ کیسے کہیں گے کہ وہ کوئی ایسی لیجسلیشن کی طرف جائیں گے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ سو وی ہوپ کہ ہم ان کو بڑی امید سے لائے ہیں یہ کام کریں, لیکن فی الحال تک ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آتا. عمران صاحب, میم رضوانہ, میں ان کی اسی ہوپ سے آپ سے بات کروں گا کہ ہوپ ہے کہ آپ کروڑ نوکریاں دے دیں گے, ہوپ ہے کہ آپ 50 لاکھ گھر دے دیں گے, ہوپ ہے کہ یہی میٹرو بس جس کا ذکر کیا ہے عمران ایڈوکیٹ صاحب نے, کہ کیا آپ بنی ہوئی میٹرو بس کو چلا سکیں گے ان باقی ماندہ 2 سالوں میں؟ اور کیا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب جب جیتے تو آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا, اور جب آپ کے سینٹ کے چیئرمین جیتے تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو میں اسی ٹاپک پہ آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ ملک کے لیے سب کچھ کر سکیں گے جو کچھ عمران صاحب نے کہا؟
अभी भी इन्होंने जितनी भी गुफ्तगू की उसमें इन्होंने ज़्यादा इनका फोकस जो है वो मेरा ख्याल है रोड्स और उसके ऊपर था। देखें जब किसी भी कंट्री के लिए जब हम बात करते हैं तो उसमें अब जिस तरह मैंने बात की कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जिस तरह उठाया गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई तकरीबन 40 से 41 जो सनतें हैं या जो वो हैं शोबे हैं, उनमें भी अब जब वो इंडस्ट्री चलेगी तो वो बाकी के जो उससे जुड़े हुए उनमें भी बेहतरी आएगी और लोगों को रोजगार मुहैया होगा। अगर हमने ये जो अभी लोन दिया है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो 3 लाख की सब्सिडी दे रही है, मुल्क में आप लोग इन 2 सालों में बाकी मांदा में मेट्रो बस का इफ्तिताह कर सकेंगे? क्या लोगों को रोजगार दे सकेंगे? क्या हालात को बेहतर कर सकेंगे? प्लीज तो मैं आपसे जहाँ से पहले मैं ये बात कहना चाहूंगी कि देखें जब बात हो रही है तो अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आज से जो जिन लोगों ने 35-40 साल से हुकूमत की, क्या उस दौर में दूध की नहरें बह रही थी, या वहाँ पे महंगाई नहीं थी, या वहाँ पे सब लोग बड़े खुशहाल थे, हर बंदे को रोजगार मिला हुआ था, या सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब भी बेतहाशा महंगाई थी उस टाइम के हिसाब से, तब भी लोग बेतहाशा बेरोजगार थे, इदारों का बेड़ा गर्क हुआ था कि कहीं भी जाओ तो जो है वो किसी भी इदारे को देख ले, चाहे वो नैब का हो, कोई भी हो, कहीं भी कोई मतलब कोई निजाम उस तरह से दिखाई नहीं देता था। अब अगर हमारी हुकूमत को भी 3रा साल है, उसमें अगर हम बहुत सारी चीज़ों को हमने बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स भी लाए हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमने तब्दीलियां भी की हैं, हमने जो है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को उठाया है ताकि हमारे यहाँ जो है वो जाहिर सी बात है टूरिज्म चलेगा। आप देखें कि टर्की और दूसरे ममालिक में यानी उनकी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो टूरिज्म के ऊपर है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि पिछली हुकूमतों ने कुछ भी नहीं किया। आज अब जो हम ये स्मॉग का शिकार हैं या जो जिस तरह के मौसमी हालात हैं, तो हमें तो बाहर के लोग जो है इतनी एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, हर तरफ से उस चीज़ की अप्रिसिएशन मिल रही है। जिस तरह भी मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है कि जी जिस तरह से हमने इसके ऊपर काम किया है, तो वो भी माहौलियाती काम, उसके अलावा टूरिज्म, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मैंने बात की है, इकोनॉमी की बात की है कि अभी जो हमने नई चेंजेस की हैं कि बाहर से लोग अकाउंट्स खुला रहे हैं, हमारे रेमिटेंस बढ़ रहे हैं, ये सारे चीज़ें जो हैं ये क्या मतलब ये किधर जाती हैं? तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि टाइम के साथ होता है। हमने अभी 2.5 से 3रा साल हमारा शुरू है, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीजें बेहतरी हो रही है तो उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। तो ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी कोई काम नहीं किया है और कुछ ऐसा नहीं है। अब इसके अलावा जो आप देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारा, कभी इस तरह से काम नहीं हुआ कि जिस तरह से आप देखें कि अब पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स भी बनने शुरू हो गए हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनका हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें होंगी। वो क्यों हुई हैं कि ये इन सब चीज़ों को फोकस किया गया है कि जो जो हमारी ज़रूरियात है वो हम खुद अपनी पूरी करें। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो एक बहुत खुशाइन बात है। और रही बात कि जैसे हम महंगाई का तो खैर मैंने जिक्र कर दिया, तो कि दूसरा आपका सॉरी मैं भूल गई, क्या क्वेश्चन था? सेनेट के हवाले से? जी, सेनेट के हवाले से कि जब आप लोग जीतते हैं तो आप खुशियां मनाते हैं, और जब गिलानी साहब जीते तो आपने बहुत गुस्से का इजहार किया, और गुस्से का इजहार के साथ आपने इलेक्शन कमीशन को भी डांट पिलाई, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ कि क्या डांटने तक नहीं बल्कि रिजाइन करने तक की बात की? जी बिल्कुल। अच्छा, जी बिल्कुल मैं बात करूँगी इसमें। देखें, चीफ इलेक्शन कमीशन का हम चाहते हैं कि हमारे इदारे जो हैं वो शफाफ हों, ठीक है, और वो जो उनके डोमेन में रह के वो काम करें, और वो इदारे के ऊपर क्रिटिसिज्म करना कोई गलत बात नहीं है। और क्रिटिसिज्म क्यों हुआ उसका रीजन आपके सामने है कि जब सारी रात वीडियोस चलती रही हैं, और आपको पहले भी आपको पता होगा कि खान साहब ने और हमारी पूरी कोशिश थी कि जो सेनेट के इलेक्शन हैं जो वो सीक्रेट बैलेट के बजाय ओपन बैलेट से हों, क्योंकि इन दोनों जमातों के दौर में ये जो कहते हैं ना खरीदो फरोख्त हमेशा से चलती आई है कि जिस तरह से मंडियां लगाई जाती थी और ये जो हमारे एमपी और एमएनएस को खरीदा जाता था, तो हमारी कोशिश यही थी कि जी ओपन बैलेट से हों। हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन इस चीज को यकीनी बनाए कि जो भी इलेक्शन हो रहा है सेनेट का उसमें किसी किस्म की कोई
करप्शन ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो। उसके बाद होता ये है कि रात को पूरी पूरी कौम ने देखा, पूरे मुल्क ने देखा कि जो उनका बेटा है वो कहते हैं ना बाप उम्मीदवार बेटा खरीदार, तो सबने वो वीडियोस देखी कि जी वो इस तरह से वो बकायदा पैसे दिए जा रहे हैं उनको, जी डेवलपमेंट फंड में से 50% रख लेना, इतने ये भी दिलवा देंगे, ये भी दिलवा देंगे। नासिर शाह की भी गुफ्तगू आ रही है कि जी नहीं रेट कम करें, रेट ज्यादा करें। और फिर ना सिर्फ ये कि हैदर गिलानी ने सामने आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हाँ जी मैंने ये किया और मैं उनसे दोबारा भी मिलूंगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे आप ये बताएं कि अगर हम ये बात करते हैं तो इसमें कहां से ये बात गलत हो जाती है कि जी हमने क्यों की। इदारे कोई भी हो, इदारों की एक रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर इदारे में हम देखते हैं कि ऐसी चीज है तो इदारे पे तनकीद करना कोई गलत बात नहीं। गिल साहब, चूंकि आप सीनियर साफी हैं और आपकी नज़र होती है तमाम इदारों पे, तमाम मुल्क पे, तमाम लोगों पे और हुकूमत पे, तो क्या आप समझते हैं कि पहले इदारे बहुत ज़्यादा ख़राब थे और इन्होंने आगे कुछ दुरुस्त किए, कुछ दुरुस्तगी हुई? क्या मुल्क में कुछ बेहतरी आई? जैसे कि मैडम ने फरमाया कि इन्होंने ग्रीन प्रोग्राम शुरू किया है, इन्होंने सेहत कार्ड दिए हैं, क्या पूरी आवाम को रिलीफ मिला? क्या ये जो अब ये खाना कहते हैं भूखे कोई भूखा नहीं सोएगा, क्या ये खाने की जगह इनको इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए थी? क्या पार्क नहीं बनाने चाहिए थे? क्या हॉस्पिटल्स नहीं बनाने चाहिए थे? जो वो काम कर रहे हैं जिसपे अरबों रुपए लग रहे हैं, जिसका कोई हासिल वसूल नहीं है। तो मैं आपसे वही सवाल करना चाहूंगा, इसका आवाम को कोई फायदा होगा या मुल्क को कोई फायदा होगा? अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपके सवाल देने का जवाब देने से पहले अगर हम तारीख की और आग पलटते हैं तो हम तारीख के माजी के झरोखे में अगर जाएं तो जब 2018 का इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार संभालती हैं और अपोजिशन जमातें जो हैं वो सरापा एहतजाज होती हैं। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक इमरान खान के क्या बयान थे, उठा के देख लें, अखबारात आपके सामने हैं, टीवी चैनल्स की जो दी गई स्टेटमेंट्स वो भी आपके सामने। उस वक्त इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी और इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ और बड़ा बेहतरीन तरीके से इलेक्शन करवाया। उसके बाद दोबारा इलेक्शन होता है, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेट का इलेक्शन होता है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जीत जाते हैं। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात की बौछार का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा। उसके बाद क्या है, फिर दोबारा इलेक्शन होता है और यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त से दो चार होते हैं, जबकि इन्हीं का उम्मीदवार सादिक संजरानी, जो कि इनका उम्मीदवार है या नहीं है वो आप भी जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि इसमें किस हद तक सदाकत है कि इन्हीं का उम्मीदवार है। तो वो जब इक़्तिदार संभालते हैं तो ये सब खुशी से ताज़ियाने बजाते हैं और खुशी से बड़े कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। उसके बाद अब देखने वाली चीज़ ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इसलिए साफ और शफाफ नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का जो अरसा दराज से इस वक्त इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान के सामने पड़ा, वो उसका इंसाफ नहीं कर पाया, उसका फैसला नहीं कर पाया। बार बार उसको डिले टैक्टिक्स कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन इल्तवा के लिए जाता है, वो मैडम को भी पता है, आप भी जानते हैं, पूरी कौम इस पे जानती है। लेकिन दूसरी तरफ रह गया इदारों को मुतनाज़ बनाने से मुतल्लिक। कहा गया था कि इदारों को किसी सूरत में मुतनाज़ नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जब इनके हक में फैसले आते हैं तो फिर वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो है वो अदारों पे तनकीद की जाती है, तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं। अब ये आप इलेक्शन एक्ट 2017 में एक चीज़ देख लें, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक देख लें कि सेनेट के इलेक्शन से मुतल्लिक वाज़ेह और मुदल्लल तरीके से जो है वो उसमें जो तरीका है वो मौजूद है, उसका क्या सेनेट इलेक्शन किस तरह से होगा। मामला पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं और मामला लेके आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो क्या इनको पार्लियामेंट में इस मामले को हल नहीं करना चाहिए था? ये सवाल इन सब को सोचना चाहिए। जब दूसरे इदारे इस सब चीज़ों में मुदाखलत करेंगे, बेसिकली ये खुद खिला छोड़ते हैं, तो तब मुदाखलत होती है। तो दूसरी बात जो आपने कहा, मैडम ने भी कहा कि बड़ी डेवलपमेंट आ रही हैं कि पिछली हुकूमतों को नहीं कहती है। मेरे ख्याल में अब ये चूरन जो है वो बेचने वाला सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बहुत चूरन बेच लिया कि गुज़िश्ता हुकूमतों की क्या कारकर्दगी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुल्क को जो है वो महंगाई की दलदल में जो है वो घसीट दिया, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपना बदरजा उत्तम पाई गई,
बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें, महंगाई, ये सारी चीज़ों की बात हुई। लेकिन अब देखने की जरूरत है कि आपके 3 साल पाया तकमील को पहुंचने वाले हैं, आपने क्या किया। अगले इलेक्शन इस बात पे नहीं होंगे वो फलां गंदा था, फलां गंदा था, इस बात पे नहीं होंगे। इस बात में कि मैंने क्या किया, डिलीवर क्या किया। इस सवाल का जवाब है गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती करने के बाद गलती को तस्लीम ना करना बड़ी गलती है, जो कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोहराने जा रही है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, कि पहली बात तो ये कि जो उन्होंने बात की कि 2018 के इलेक्शन, जैसे ही अपोजिशन ने ये बात की थी कि इलेक्शन नहीं हुए, फौरन रिकाउंटिंग करवाई गई और खान साहब ने कहा कि जो जो आप हल्के खोलना चाहते हैं वो खुलवाएं, और उसके ऊपर एक कमेटी बनी। और जो लोग कह रहे थे कि ये है, उसके बाद वो एक दफा के बाद दोबारा उस कमेटी में नहीं आए। देखिए, जब हमारे साथ 2013 में हुआ था तो हमने सिर्फ 4 हल्कों की बात की थी, और उसका मकसद यही था कि कम से कम इस हवाले से ये चीज हो कि इसमें इलेक्शन में रिफॉर्म्स हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे हमेशा उंगलियां उठी हैं। तो 2013 में जो हुकूमत थी उसने 2004 हल्कों की बात की थी, लेकिन उन्होंने नहीं खुलवाया। और हमने मैं आगे जाऊंगा। इमरान साहब, चूंकि आपका कानून से ताल्लुक है, मैंने आपसे तारुफ पहले भी करवाया, तो क्या पार्लियामेंट में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, क्या यही रहना चाहिए, यही रवैया होना चाहिए हमारे सियासतदानों का, हमारे हुक्मरानों का? क्या इसमें बेहतरी नहीं आनी चाहिए? क्या कानून साजी नहीं होनी चाहिए? कानून की नज़र में आप क्या कहते हैं और इसको किस तरीके से आप बयान करेंगे? तो प्लीज़ मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या इदारों को अपने हाथ में रहना चाहिए कि नहीं? एक तो जो आर्गूमेंट चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और मज़ीद ऐड करता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब वो पीटीआई के हीरो थे, और उनके हीरो होने की सिर्फ एक वजह थी कि उनके पास एक हवाई जहाज था जिस पे वो लोगों को बिठा कर लाते थे, और उनके तवस्सुत से पंजाब गवर्नमेंट आज जहांगीर तरीन साहब के लाए हुए लोगों के तवस्सुत से, और उस वक्त वो एक चैंपियन हुआ करते थे, और वो इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि विकेट से गिरा दी है, फलां विकेट गिर गई है, फलां विकेट गिर गई है। और जब यही विकेटें अब उनके मुखालिफ गिरना शुरू हुई है तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना जो किरदार है, आईनी किरदार, वो सही से अदा नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ हमने सियासत को अनफॉर्चुनेटली कि ये जो हमारा सेनेट है, सेनेट हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तरफ पे हमने एक अपर हाउस बनाया है, और ये हमारा, आप उसे कहें अगर ये अपर हाउस है तो ये हमारे सियासत का ऐसे समझे कि एक मेराज है कि यहाँ पे हमने वो लोग बिठाने हैं कि जो हमारे पास सबसे ज्यादा क्लीन है, जिनका जो करैक्टर है वो मिसाली है। और ये रिसेंट इलेक्शन में हमने देख लिया कि वो किस किस्म का हाउस है कि जहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है, और मछली मंडी की तरह खरीदो फरोख्त होती है कि बाकायदा रेट लगते हैं और उन रेट पे भाव ताव होता है और लोग खरीदे जाते हैं, वफादारियां बदली जाती हैं। तो अगर ये हमारा फेस है सियासत का, तो ये फेस शायद कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम इंटरनेशनली प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारी सियासत है, कि जहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह आप अपने जो सियासी वफादारियां हैं वो पैसों के एवज वो तब्दील करते हैं। तो अब दूसरी बात ये कि क्या ये हमारे जो पार्लिमान हैं वो अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? तो अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ इस 3 साल के दौर में, इससे पहले अमूमी तौर पे और इन 3 साल में खुसूसी तौर पे हमने तो कोई लेजिस्लेशन होती बल्कि मुल्क को ऑर्डिनेंस करके चलाया जा रहा है। और इस तरह से, और ऑर्डिनेंस की भी ये पोजीशन है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक ऑर्डिनेंस के मुतालिक फरमाया था कि मुझे टीवी से पता चला कि ये कानून पास हो गया है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपका जो गवर्नमेंट का हेड है उसको अगर लेजिस्लेशन का नहीं पता और ऑर्डिनेंसेस कहीं से पैराशूट के जरिए उतर रहे हैं और वो पास भी हो रहे हैं, और हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो है उसको उसके बारे में इल्म नहीं है, तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात नहीं हो सकती। सो बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करनी जरूरी है। पीटीआई जो है, मैं बड़े वसूख से यकीन से कहता हूं कि उनकी नीयत बड़ी अच्छी है, वो चाहते हैं कि, लेकिन शायद उनके पास जो फुकदान है वो टीम का फुकदान है। हमारे पास लीगल टीम नहीं है, हमारे पास इकोनॉमिक टीम नहीं है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव टीम अच्छी नहीं है, और इसका शायद इन्हें पहले इदराक नहीं था कि गवर्नमेंट कितना मुश्किल काम है, तो उसके लिए शायद उनके पास कोई होमवर्क भी नहीं था। और जो होमवर्क था वो शायद असद उमर की सूरत में उन्होंने शायद कोई मिथ सी क्रिएट कर रखी थी कि हम ये 2+2 4 करेंगे तो मुल्क में शायद चांदी उतरना शुरू हो जाएगी। तो वो उनकी मिथ शायद पहले 100 दिन में ही वो उन्हें पता आखिरी नाज़रीन, आखिरी 2 मिनट हैं हमारे पास। मैं मैडम रिजवाना की तरफ जाऊंगा।
मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आखिर में प्रोग्राम के कि क्या वाकई आप लोगों का होमवर्क नहीं था, क्या आप लोगों की तैयारी नहीं थी गवर्नमेंट जब आपको मिली, क्योंकि 22 साल से आप तो कहते थे 22 साल से आप मेहनत कर रहे हैं और मुल्क संभाल लेंगे आप, लेकिन जब आपको मुल्क मिला वाकई क्या आपकी तैयारी नहीं थी? चंद लम्हों में जवाब दीजिएगा प्लीज, क्योंकि टाइम थोड़ा बात ये हो जाती है कि जाहिर है पहली दफा हुकूमत लाई थी, लेकिन ये कहना कि तैयारी नहीं थी, बहुत सारी चीजों का पता था। लेकिन जिस तरह आप एक घर को दूर से देखते हैं और बैठ के अंदाजे लगाते हैं कि जी ये घर का इतना बेड़ा गर्क हुआ है, इसकी तो कोई कल सीधी नहीं है, फिर जब आप उस घर में उतरते हैं आपके इसी का कौन सी कल सीधी पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका। नाज़रीन, मैं नेक तमन्नाओं के साथ अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए दोस्तों नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वो फैसला करें हैं जहां शुबली फराज में